तो हम लोग इकोनॉमिक्स के लिए टोटल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको ओके। स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट्स हैं, एक है मैक्रो है, ठीक है, दूसरा है इंडियन डेवलपमेंट है, ठीक है। यस सर। मैक्रो का जो भी पार्ट है बेटा, वो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से स्टार्ट होता है, मनी बैंकिंग है, और ये पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ओके। पे बेस्ड है। इन दोनों पार्ट्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटीज ये हैं कि ये आप बीच में से इनमें से कोई सा भी चैप्टर आप बीच में से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई भी टीचर करता है तो ये बहुत गलत है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पढ़े जा सकते हैं ये चैप्टर, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट। ओके। ओके, इंडियन डेवलपमेंट बेटा, इसकी हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है ना कि 1947 से लेकर 1990 तक की स्टोरी है। ये पूरा का पूरा स्टोरी बेस्ड है, ठीक है। और रटना ठीक है। किसी में नहीं है, रोट लर्निंग किसी में नहीं है। दोनों में रोट लर्निंग काम नहीं करेगी, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। ठीक कुछ है। चीजें हैं जो मैं आपको एज अ सीबीएसई बोर्ड का मैं इवेल्युएटर हूँ, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए। पिछले 5 ईयर्स से मुझे सेलेक्ट किया जा रहा है इकोनॉमिक्स की कॉपीज चेक करने के लिए सीबीएसई बोर्ड में। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नोट कराऊंगा, जो लाइफ पूरे क्लास 12th में आपको इसको फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो करेंगी तो गारंटीड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें कि आपको लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ पढ़ाई करनी है। बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह इधर उधर से नहीं उठाना है। जो नोट्स मैं दूंगा वो बुक, ठीक है, ये सब देखना है। और सबसे मेजर जो आपके क्लास 12th में रोल प्ले करेगा वो आपका सिलेबस है। बेटा सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ओके। हाँ, सिलेबस अगर आपके हाथ में नहीं है तो आधी लड़ाई आप वैसे ही हार जाएंगी। सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, आपको रटा हुआ होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में है क्या, ठीक है। ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज और नोट्स, ठीक है बेटा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आंसर राइटिंग। मैं अभी आपको कुछ चीजें शो करूंगा, आपको उससे पता चल जाएगा कि आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th में, ठीक है। नेक्स्ट ओके। आपका आता है रिवीजन, ठीक है। डेली आपको ओके। सिर्फ रिवीजन करना होगा, और एक अच्छे कुछ महीनों बाद आप जब सिलेबस 90% कवर अप हो जाएगा तो कुछ आप एक अच्छी जगह पे, आप अच्छी पोजीशन पे खड़े होंगे एग्जाम्स देने के लिए, ठीक है। ओके। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसके लिए मैं नोट्स दूंगा, ठीक है। पहले आपको उस नोट्स से पढ़ना होगा, मतलब उस वो नोट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चैप्टर 1 लाइक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसका नोट्स आपको पीडीएफ में दे दिया, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। इंडियन डेवलपमेंट के लिए आपकी बुक आपकी नोट्स है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, नोट्स भी दूंगा, बट मेनली आपकी बुक इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, ठीक है ना। ठीक है। हम लोग सबसे ज्यादा टफ आपको अभी तक क्या लगा है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में? मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा टफ बच्चों को नेशनल इनकम लगता है। अभी तो मतलब स्कूल में ये बस शुरू ही हुआ है। नेशनल इनकम शुरू हुआ है, हाँ। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम से। टॉपिक डाल लीजिए बेटा। ठीक है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, चैप्टर नेम। ठीक है। स्टार्ट करें? ठीक है। ओके बेटा, नेशनल इनकम में रिलेटेड एग्रीगेट आपका चैप्टर, ये यूनिट का नाम है। यूनिट फर्स्ट आपका जो चैप्टर 1 आता है
वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोग इसके बाद करेंगे, नेशनल इनकम के बाद। पहले हम लोग नेशनल इनकम करेंगे, नेशनल इनकम को समझेंगे। तो जो पहला यूनिट है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, डू यू नो द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट? नहीं। बेटा एग्रीगेट का मतलब होता है सम अप या सम टोटल। ओके। वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बेटा जो नेशनल इनकम को पढ़ने में हमारी मदद करते हैं, नेशनल इनकम को समझने में हमारी मदद करते हैं, पहले हम लोग वो देखेंगे, वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हमको नेशनल इनकम को समझने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी। इसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है मेरा घर, जहां पे मेरा हक हो। बेटा आप स्कूल से आती हो तो अपने घर में आती हो ना, हाँ। नेबर्स के घर में तो चली नहीं जाती हो, हम्म। क्योंकि आपका जो राइट है वो आपके घर पे है ना, नेबर्स के घर पे नहीं है। ठीक है ना? तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है हमारा बॉर्डर, हमारी कंट्री का बॉर्डर। ठीक है? ठीक है। याद रखिएगा बेटा, अगर कोई प्लेन है वो मलेशिया और सिंगापुर के बीच में रन कर रहा है, ठीक है, हम्म। तो ये जो प्लेन है बेटा, अगर ये इंडिया का प्लेन है, भले ही काम यहाँ पे कर रहा है मलेशिया सिंगापुर में, लेकिन ये अगर इंडिया का प्लेन है तो ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, किसके राइट्स में आएगा? इंडिया। इंडिया के राइट्स में आएगा। ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार एमसीक्यू में आ जाते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी को लेके। फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर काम कर रहे हो, किसी जापान में मान लो आप काम कर रहे हो, तो जापान के सिटीजन तो हो नहीं जाओगे, आप रहोगे तो हम्म। इंडिया के ही ना। ठीक है? ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। याद रखिएगा, नेशनल इनकम जब भी हम आगे पढ़ेंगे, कैलकुलेशन जब देखेंगे तो, हेलो, हाँ। हाँ बेटा, नेशनल इनकम आगे जब भी हम पढ़ेंगे तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है ना? ठीक है। ओके बेटा, आपने एम्बेसी का नाम सुना है? हाँ। एम्बेसी मतलब क्या होता है बताइए? एम्बेसी मतलब अम, नहीं पता। बेटा एम्बेसीज होता है हेड ऑफिस। ओके। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बांग्लादेश है ना, हमारी कंट्री एक है हाँ। ना, बांग्लादेश हमारी नेबरिंग कंट्री है। हम्म। बांग्लादेश का एक हेड ऑफिस है दिल्ली में। हाँ। ये जो बांग्लादेश का हेड ऑफिस है दिल्ली में ना, इसको हम कहते हैं एम्बेसी। हेड ऑफिस ऑफ अ ओके। कंट्री इन आवर ओन कंट्री इज नोन एज एम्बेसी ऑफ दैट कंट्री। ओके? ओके। जैसे मान लो बांग्लादेश का हेड ऑफिस है दिल्ली में, यहाँ पे है। ठीक है? मान लो चाणक्यपुरी में हेड ऑफिस है बांग्लादेश का। तो बेटा हम्म। जहां पे भी वो हेड ऑफिस है ना, वो जगह याद रखना इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी, इंडिया इंडिया के राइट्स में नहीं आएगी। वो जगह ठीक है। बांग्लादेश के राइट्स में आएगी। ठीक है? ठीक है। उसी तरह से सेम इंडिया की अगर कोई एम्बेसी है, कोई हेड ऑफिस है जो बांग्लादेश में है, तो वो बांग्लादेश के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी, वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। ठीक है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू में कि क्या एम्बेसीज, विच ऑफ दीज आर डज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया? सो इट विल बी, द आंसर विल बी एम्बेसीज। ठीक है ना? ठीक है। या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर कोई भी लोकेटेड है, ठीक है, हमारी बाउंड्री के अंदर, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इन सब के ऑफिसेस का जो भी राइट्स है वो हमारे अंडर में नहीं आएगा, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। ठीक है? ठीक है। फर्स्ट टॉपिक समझ में आया बेटा? हाँ। नेक्स्ट, नॉर्मल रेसिडेंस। बेटा जरा इसको रीड करो तो, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है।
हेलो, जी। रीड कर सकती हैं आप जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है? ठीक है, ठीक है। तेज से रीड करिए, मुझे भी सुनना है। ठीक है, ठीक है। A normal resident of a country refers to an individual or an institution who ordinarily resides in a country for a period more than 1 year and whose center of economic interest lies in that country. That is, he carries all the economic activities of earning, spending, and saving from that country, हम्म। not included in normal मेरी बात residence. सुनिए, नॉर्मल रेजिडेंस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रहने वाले लोग, जैसे हम लोग इंडिया में रह रहे हैं बेटा, एज अ हम्म। इंडिविजुअल, तो हम लोग क्या है इंडिया के लिए? इंडिया के लिए नॉर्मल रेजिडेंट है ना हम लोग। हाँ। कौन लोग नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं जरा बताइए तो। याद रखिएगा, वो लोग नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं किसी भी कंट्री के जो 1 साल से ज्यादा उस कंट्री में रहते जिनको हो जाता है, और जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई करता है, उसी कंट्री में रहता है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कमाना, खाना, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें वो इसी उसी कंट्री में करते हैं, पैसे से रिलेटेड वाली। ठीक है, एक ठीक साल है, से ज्यादा के लिए, तो उनको हम कहते हैं नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। ठीक है। कोई भी फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर्स, बाहर से जो भी आए हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो भी, अगर कोई एम्बेसी में काम करने वाला कोई बाहर का आदमी है, वो लोग नॉर्मल रेसिडेंस नहीं कहलाएंगे। अगर 6 मंथ के लिए कोई फॉरेनर आया है घूमने के लिए इंडिया में, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, सिटीजनशिप आपको पता है बेसिकली 2 तरह से हायर ली जा सकती है। पहला, एक तो बर्थ होना चाहिए आपका उस कंट्री में, दूसरा कुछ लीगल प्रोविजन से। प्रोविजन का मतलब जानती हो बेटा? मतलब एक तरह का रिजर्व। नहीं, रूल। ओके। कुछ कानूनी रूल से भी आप किसी कंट्री के सिटीजन बन सकते हो। जैसे कि कुछ कंट्रीज में है कि आपके पेरेंट्स में से मॉम या डैड कोई भी उस कंट्री का होना चाहिए, ओके। तो ये सिटीजन है। थर्ड पॉइंट, नहीं हाँ थर्ड है ये। समझ में आया? हम्म। मैं जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। ये आपको मीन्स कुछ और चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बाद। बेटा आप मेरी एक बात मानना, जो आपकी बुक है ना, जैसे मान जी। लो चैप्टर फर्स्ट मैं आपको करा रहा हूँ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, यूनिट फर्स्ट करा रहा हूँ, ठीक है? हाँ। जिस दिन यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाए उस दिन आप अपना हाँ। सिलेबस उठाना, ठीक है? और उस दिन अपनी बुक उठाना, ठीक है? और मेरे नोट्स उठाना जो मैं आपको दूंगा। फिर हम्म। कंपेयर करना। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बेटा बुक्स में बहुत फालतू चीजें दी हुई हैं सिर्फ सेल करने के लिए। हर साल बुक्स को नया बनाने के लिए इसमें आलतू फालतू चीज ऐड कर दी जाती है पेजेस बढ़ाने के लिए। जो अच्छा। सिलेबस आपका 150 पेजेस में आ सकता है, उसको जानबूझ के 360 एंड 400 के अराउंड किया जाता है। ओके। ठीक है ना? तो जो मेन मटेरियल है आपका, ये याद रखिएगा, जो मैं नोट्स दूंगा इकोनॉमिक्स के लिए, मैक्रो के लिए, वो हम्म। जो भी रिटन पार्ट होगा विदाउट क्वेश्चन है ये 150, ठीक है ना? 100 पेजेस और ठीक है। आप ले लीजिए, क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चंस ठीक है। आप कहां से करेंगी? पास्ट ईयर पेपर से बेटा। कोई भी आलतू फालतू मार्केट से क्वेश्चंस नहीं उठाएंगी। कोई भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आ जाए तो उसको नहीं सॉल्व करने लगेंगी। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको सच में एक अच्छा स्कोर करना है इकोनॉमिक्स में या किसी भी एग्जामिनेशन में, तो हम्म। उस एग्जामिनेशन का, उस सब्जेक्ट का पास्ट ईयर पेपर उठा लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ। बेटा नेशनल इनकम में एक और टॉपिक आता है, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब होता है बेटा
जो भी चीजें, जो भी इनकम आप मेहनत से कमाते हो, लाइक ठीक मैं है। आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे उसके लिए हम्म। फीस दोगे, तो वो फीस हम्म। मेरी क्या है, मेहनत की कमाई है, दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम। ठीक है। इसको एक बार रीड कर लीजिए, फैक्टर इनकम का जो डेफिनेशन दिया हुआ है। It refers to the economic received नहीं नहीं, income इनकम रिसीव्ड, received हाँ। income received by the factor of production for rendering their factor services in the process of production. लाइक मैं Factor क्या कर रहा हूँ, income. मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये आपका नॉलेज डेवलप करने का काम कर रहा हूं ना, ये एक प्रोसेस है हम्म। ना कि आपका नॉलेज में प्रोडक्शन हो रहा है, हम्म। और मैं क्या दे रहा हूँ, फैक्टर सर्विसेज दे रहा हूँ। फैक्टर मतलब मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत की अपनी सर्विसेज आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो उससे हाँ। रिटर्न में जो आप मुझे इनकम दोगे ना, जो मैं इनकम रिसीव करूंगा, दैट इज मेहनत की कमाई। जो भी पैसा हम मेहनत से कमाते हैं, दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम। और मेरी बात याद रखिएगा, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त ये फैक्टर इनकम इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि ये बिना मेहनत की कमाई होती है। मैं एक बात और आपको बता दूं, ओल्ड एज पेंशन आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्कॉलरशिप आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये दोनों एग्जाम्पल्स मत लिखिएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में अभी विवाद चल रहा है, इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि ये एग्जाम्पल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बिना मेहनत की कमाई का। एक बात बताओ बेटा, तुम खूब मेहनत की पूरे जी। साल, टॉप की, हाँ। गवर्नमेंट ने तुमको 1 लाख रुपीज जो है स्कॉलरशिप दे दिया, स्कॉलरशिप के नाम पे, तो ये क्या ट्रांसफर इनकम है क्या? ये क्या नहीं। ट्रांसफर इनकम होना चाहिए क्या? नहीं। सभी बुक्स में स्कॉलरशिप को लेके ट्रांसफर इनकम लिखा हुआ था, तो उसी पे ऑब्जेक्शन किया गया, एनसीईआरटी तक में लिखा हुआ था, अच्छा। ओके। है ना। ठीक तो है। इसके एग्जाम्पल ये मत लिखिएगा, ट्रांसफर इनकम का एग्जाम्पल गैम्बलिंग हो सकता है, जुआ खेलना, ठीक है। ठीक है ना। और क्या हो सकता है ट्रांसफर इनकम का, थेफ्ट, चोरी, ठीक है। आपने किसी का पॉकेट मार लिया तो वो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। चैरिटी, चैरिटी हो चैरिटी इज सकता है। ऑल्सो अ ट्रांसफर इनकम। वाओ, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड। बेटा इस पे एक क्वेश्चन आता है बहुत जबरदस्त बोर्ड्स में, बहुत ओके। ओके। जबरदस्त एक क्वेश्चन आता है। पता है क्या क्वेश्चन है? पहले मैं आपको फाइनल गुड्स बताता हूँ क्या होता है। बेटा फाइनल गुड्स का मतलब होता है ना, जो डायरेक्टली आप यूज करने के लिए लाते हो। ठीक है। जैसे आपके घर में आपने एसी खरीदा, उसको लगाने के लिए, उसको यूज करने के लिए, टीवी खरीदा, वॉशिंग मशीन ली, तो वो फाइनल हम्म। गुड्स है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक इंटरमीडिएट है। गुड का मतलब होता है रॉ मटेरियल और ओके। रीसेल, रीसेलेबल प्रोडक्ट, जो आप रीसेल करते हो। ठीक है। इंटरमीडिएट गुड का मतलब क्या होता है बेटा, रॉ मटेरियल। जैसे मैंने कॉटन लाया, मैं कॉटन लाया, हाँ। उस कॉटन को मैंने मशीन में लगा दिया, मशीन से साड़ी निकल के आई बन के, सो ठीक दैट है। कॉटन इज इंटरमीडिएट गुड। ठीक है। मैं एसी लेके आया, मैंने आपको बेच दिया लाके एसी, दैट एसी हाँ। इज इंटरमीडिएट गुड फॉर मी। ओके। एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बोर्ड में आया था, जिसका आंसर बच्चे नहीं कर पाए थे। मैं देखना चाहता हूं क्या आप कर पाती हो। बेटा क्वेश्चन था कि हाउ यू विल डिसाइड अ प्रोडक्ट और गुड इज इंटरमीडिएट और फाइनल। इंटरमीडिएट होगा तो मतलब रॉ मटेरियल होगा या फिर रीसेल पे करेंगे। बिल्कुल रॉन्ग आंसर और है। अच्छा। हम्म। क्वेश्चन लिखो जरा, याला मजा आएगा तुम्हें इसका आंसर सुन के। ठीक है।
अ, इसका आंसर होगा बेटा कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई गुड फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट है। इसका आंसर होगा इट टोटली डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। ओके। आप अगर एसी खरीद के ला रही हो और उस एसी को आप अपने घर में यूज कर रही हो, दैट इज फाइनल गुड। अगर आप उस एसी को मुझे बेच दे रही हो, दैट इज इंटरमीडिएट गुड। इट टोटली डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, ओके। हाउ यू यूज इट। ठीक है। समझ में आया हाँ। बेटा? जरा इसको आप रीड कर लो तो, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को। It refers to those goods which are used either for consumption or for investment. That is, they are those goods which are used for final consumption. Final goods are neither resold or used for any further transaction in the process of production. Intermediate goods, it refers to those goods which are used either for resale or for further production in the same year. These goods are generally purchased by one production unit from another production unit. लाइक Example. कॉटन, कॉटन आपने खरीदा, कोई Okay. कॉटन प्रोड्यूसिंग यूनिट है, वहां से कॉटन खरीदा अपने साड़ियों को बनाने के लिए, तो एक Hmm. प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से खरीदता है ना। Hmm. एग्जाम्पल एग्जाम्पल रीड करूं? कर सकती हो चाहो तो। ठीक है। Furniture purchased by a furniture mart is an intermediate good for the mart, whereas if the same furniture is purchased by a household, then it is termed to be as a final good. So a commodity it can't be, it should नहीं नहीं be नहीं, कहाँ नहीं। पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? Can't be कम ठीक है ठीक है। कांट बी So कंप्लीटली completely क्लासिफाइड एज classified। इंटरमीडिएट और फाइनल गुड। इट डिपेंड्स ठीक है। अपॉन द नेचर ऑफ यूज। मैंने वही वाला क्वेश्चन है ये जो मैंने बोला है हाँ। ना। हाँ। ठीक है। आपको एक चीज दिखाऊं अब हम्म। बेटा? आपको जो मैं शो करने जा रहा हूँ ये आप कभी भी मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस में ये आपको मैं दूंगा, ये ऑनलाइन शेयर नहीं कर सकता। इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप इसको शेयर ना करें किसी को, ठीक है ठीक है। बेटा? ये मार्किंग स्कीम है, जो भी सीबीएसई ओह, बोर्ड में कॉपीज चेक करने के लिए जाते हैं ये उनको मिलती है, ठीक है ना। अच्छा। मेरा दिखाने का यहाँ पे पर्पज ये लास्ट ईयर का है 2023 का, ठीक है। ओके। मेरा इसको यहाँ दिखाने का पर्पज आपको ये है कि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपके माइंड में सर्कुलेट ना हो, उसके लिए है, ठीक है बेटा? ठीक है। जरा ये क्वेश्चन देखिए, ये इंडियन डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। ए और बी हम्म। टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बी पार्ट 4 मार्क्स का है, ए पार्ट 2 मार्क्स का है, ठीक है। हम्म। टोटल 6 मार्क्स का है। आंसर कितनी लाइंस में लिखा है जरा बताइए तो मुझे। मैक्स टू मैक्स 7 to 8 लाइंस। हाँ, या फिर उससे ज्यादा। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन में लिखा है हम्म। बेटा। याद रखिएगा, सीबीएसई बोर्ड को अब क्वांटिटी नहीं चाहिए आंसर में, उनको ओके। क्वालिटी चाहिए। ओके। यहाँ पे आपको एक और चीज देखिएगा, सीबीएसई बोर्ड को मालूम हम्म। है वहां पे पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, ठीक है। बेवकूफ जैसे जैसे कुछ टीचर ऐसे इस टाइप के होते हैं ना कि जो बुक में लिखा है वही लिखना है, रोट लर्निंग करनी है ना। सीबीएसई बोर्ड में उस टाइप के लोग नहीं होते हैं, बहुत पढ़े लिखे बहुत अच्छे लोग होते हैं, ऑफिसर्स जो भी होते हैं। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है बेटा कि कोई भी अदर वैलिड पॉइंट अगर बच्चे ने लिखा है तो उस पे भी मार्क्स अलॉट होंगे।
जैसे ये मेरा मेंटल, जैसे मान लो कि मेरा दिमाग अलग है, तुम्हारा अलग है, तुम्हारे पापा का अलग है, तुम्हारे ग्रैंडफादर का अलग होगा। सब अगर कोई बात कह रहे हैं, एक ही चीज को कह रहे हैं, हो सकता है मैं डिफरेंट वे में बोलूं, तुम डिफरेंट वे में बोलो, तुम्हारे फादर डिफरेंट वे में बोले, लेकिन हम सबकी बात हाँ। सही हो सकती है। बात समझ रही हो? हम्म। तो सीबीएसई हाँ बोर्ड हाँ। ये कहता है कि अगर आपने ये पॉइंट आंसर है तो ऐसा नहीं है इसी पे मार्क्स मिलेगा। अगर बच्चे ने कोई वैलिड पॉइंट ओके। लिखा है तो उस पे भी मार्क्स मिलना ही मिलना है। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। तो इसलिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैसी होनी चाहिए, उसी पे डिपेंड करता है आपका मार्क्स। बेटा इसमें एमसीक्यूज वगैरह भी आते हैं, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा एमसीक्यू, ठीक है? हम्म। अभी तक आपने क्या क्या पॉइंट्स मेरे से पढ़े हैं जरा बताओ तो। डोमेस्टिक इनकम पढ़ा है, हाँ। नॉर्मल अमेज। रेसिडेंट पढ़ा है, हम्म। सिटीजन्स पढ़े हैं, हाँ। फैक्टर इनकम पढ़ा है, हम्म। ट्रांसफर इनकम पढ़ा है, हम्म। फाइनल गुड्स पढ़ा है, इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ा है। इतने पॉइंट। अम्बेसीज पढ़ा है। हाँ वो तो उसमें आएगा ना बेटा, इसमें आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक है। अब आपको एक बात बताऊं, हाँ। इतने टॉपिक्स में से अब आप क्वेश्चंस देखो तो मेरे क्या मैंने जो पढ़ाया है उससे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ आया है। लेट्स फाइंड आउट, फाइंड करें। हाँ। चलो देखना कहीं तुम्हें ना अपने टॉपिक से जितना मैंने बताया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिखेगा तो तुम बताना। ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे चलो। हाँ अभी आएगा मुझे। यहाँ पे अभी नहीं है क्वेश्चंस। हाँ। ये दिखा? हाँ। कहाँ पे दिखा? सेकंड पार्ट। हम्म। ये देखिए हम्म। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, मैंने जो पढ़ाया है अभी। डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड। ठीक है। देख रही हो? हाँ। आगे चलते हैं, देखते हैं और कोई मिलेगा क्या। मतलब इस बार का पेपर टफ आया था या फिर इजी था? इस बार का बहुत टफ था, 2024 का अलग ही लेवल का बना था, है ना? अच्छा। अलग ही लेवल मतलब ना, मैं आपको बताऊं, जिसने प्रॉपर स्टडी किया होगा, हाँ। ठीक है, वो कर ले जाएगा। अब देखो ये देखो, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, स्टेट द मीनिंग ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। आप समझ रहे हो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं बेटा, वो समझिए, ठीक है? मैं आपको ठीक है। कहना चाहता हूं कि बहुत बुकिश, जैसे अगर आप मेरे ऊपर ना पूरा भरोसा हम्म। करो, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, तो ये जो हम्म। इकोनॉमिक्स का कोर्स है वो 2 से ढाई महीने में खत्म हो जाएगा। मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से। ठीक है। अगर मैं आपको अ, मैंने मान लो पूरा सिलेबस ये है आपका इकोनॉमिक्स का, ये सिलेबस है ना? हाँ। मान लो मैं बोलूं कि बेटा आपका नाम क्या है? रिधिमा ना? हाँ। रिधिमा, अगर मैं बोलूं रिधिमा बेटा आप मेरे ऊपर पूरा भरोसा करो 1 डेढ़ महीने के लिए, और मैं मैक्रो का पूरा मेरे नोट्स से आप पढ़ो, पूरा सिलेबस मेरे नोट्स से पढ़ो, और सिलेबस अपने हाथ में लिए हम्म। रहो, ठीक है? हाँ। आप बुक्स टच मत करो,
तो आप कहोगे ठीक है, मैं 1.5 महीने के लिए सर के ऊपर भरोसा कर लेती हूँ, भैया के ऊपर भरोसा कर लेती हूँ, मैं भैया के बताए हुए रास्ते पे चलती हूँ, नोट से पढ़ती हूँ, सिलेबस ली रहती हूँ हाथ में। बेटा, हम्म। 1.5-2 महीने बाद जब मैक्रो का सिलेबस खत्म होगा ना, हम्म। और आप पास्ट ईयर पेपर उठाओगे, तो आप देखोगे हाँ। आप बहुत अच्छी पोजीशन पे खड़े हो, सारा का सारा आपको प्रॉपर आ रहा है, स्कूल में जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें आप टॉप कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ रिधिमा, बुक्स में बहुत अजीब लैंग्वेज में दिया हुआ है। मैंने जो अभी ये डॉक्यूमेंट हाँ। आपको दिखाया है, ये मेरे खुद के रिटन है। मैंने इजीएस्ट इकोनॉमिक्स के नाम से मैं ये बस मेरी पीएचडी ओवर हो जाए, मेरी पीएचडी कंप्लीट हो जाए, तो मैं इसको अपने नाम से पब्लिश कर सकता हूँ, ठीक है ना। हम्म। तो ये हाँ। चीज है कि इजीएस्ट लैंग्वेज में मैंने ये सब दिया है, बोर्ड्स के आप। एक्सपीरियंस से। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा ब्रूट अच्छा, एक और चीज बेटा रिधिमा, कोई भी हम्म। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने लग जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कहां से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए? पास्ट ईयर से। पास के पेपर्स। ठीक है। एक और चीज बता रहा ठीक हूं है। बेटा, जो कि आपको जो सक्सेस दिलाएगा ना, वो चाहे अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, वो आपको आपका हाँ। रिवीजन है और कॉन्सेप्ट्स है। मैं अपने कुछ हम्म। अकाउंटेंसी के भी वीडियोस भेजूंगा, आप देखना, है ना। कॉन्सेप्ट सब में, चाहे वो ये है मैक्रो चाहे अकाउंटेंसी, ये तो पूरा स्टोरी है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, है ना। हाँ। मतलब ये समझाने वाला होना, इसकी मैं आपको वीडियो भेजूंगा अपनी, आप उससे चेकआउट करना कैसा है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। मैंने बहुत तगड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें। ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था बेटा, हमेशा ये सोच के मत चलना कि मैं बहुत हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छा मैं नॉलेज नहीं। हमेशा सीबीएसई बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो इजी टू मॉडरेट बनता है। जो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स को समझ जाएगा, इकोनॉमिक्स में एक चीज का बहुत सारा नाम होता है, ये भी याद रखना, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन बनते हैं, हमें कभी भी अरबिट क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें कभी भी फालतू फालतू क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना चाहिए। सबसे ओके। पहला काम, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके नोट्स मैं हम्म। आपको पीडीएफ फॉर्म में दूंगा, वो आप प्रिंट करा लेना, एक्सप्लेन करता रहूंगा ऐसे, आपको नोट्स भेज दूंगा, आप उसको प्रिंट करा लेना, ठीक है। इंडियन डेवलपमेंट के लिए हाँ। मेरा क्या प्लान है आप बताना। इसकी वीडियोस मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ठीक। आप एक एक वीडियो एक एक दिन देखती जाना आराम से, और नोट्स बनाती जाना, या 2-2 दिन ले लेना, ये आपके ऊपर है। ताकि ठीक है। 1.5 महीने बाद जब हम पार्ट ए कवर अप कर चुके होंगे, तो हमें पार्ट बी ऑलरेडी आप एक बार पढ़ चुकी होगी, मैं आपको दोबारा से इसको पढ़ा दूंगा, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। हाँ। आप बात ठीक है। समझ रही हो मेरी? हाँ हाँ। यानी कि इस तरह से 3 महीने में आपका पूरा कोर्स खत्म। 3 महीने के लिए आप मेरे पे भरोसा कर सकती हो। और नोट्स, मैं भरोसा किस बात के लिए बोल रहा हूं? इस बात के लिए कि सिर्फ आप जो मैं मटेरियल दे रहा हूं उससे पढ़ो। और आप ठीक। बुक टच कर सकती हो, जैसे मान लो मैंने ये चैप्टर ओवर कर दिया नेशनल इनकम वाला, ठीक है। हाँ। आप बुक टच कर सकती हो, बट इसको ओवर करने के बाद आप देखोगी, या सिलेबस टच कर सकती हो, आप देखोगी कि मैंने सीक्वेंस वाइज सारी चीजें बताई हैं, ठीक है ना। ठीक है। ओके। अब मैं आपको सुनना चाहता हूँ, मैंने बहुत बोल लिया, चलिए अब आप बताइए। आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आई जो मैंने बताया आपको? जी। आपका कोई क्वेश्चन है इस पे? नहीं। ठीक है, तो मुझे बस ये पूछना है, हाँ। आप इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रहे हो? हाँ, मेरा टॉपिक है कंपैरेटिव मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। 3 टाइप्स की इकोनॉमीज होती है ना। तो हम्म। मैं प्रेजेंट टाइम की जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, उसको मैं हम्म। कंपेयर कर रहा हूं जो नेहरू जी की पॉलिसी थी सोशलिस्ट इकोनॉमिक पैटर्न की, ठीक है। हम्म। उसको मैं कंपेयर करके अपना नोट पब्लिश करूंगा। मेरा मानना है कि नेहरू जी ने स्टार्टिंग में मिक्स तो कहा हमारी, आप इसके बारे में जानती हो मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में? मैं कुछ नहीं जानती। तब ये मतलब जान जाओगी, ये आपके सिलेबस में है जो मैं बता रहा हूँ। ये अच्छा। इंडियन डेवलपमेंट में है बेटा। 3 टाइप की अच्छा। इकोनॉमी होती है।
ये आपके इंडियन डेवलपमेंट में है। ओके। हाँ। तो मतलब आप ऑफलाइन भी आओगे पढ़ाने? ऑफलाइन बेटा कभी कभी आ सकता हूँ, लाइक वीक में 2 डेज आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ इंटरव्यूज हैं, चीज़ें हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली, मैं आपको बताऊं, इतनी बातें मैं आपको क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है अरे विथ वाह। ऑल इंडिया रैंक 352। वाह। बट मेरी पीएचडी ओवर होगी 1.5 ईयर्स में, तो उसके बाद ही मैं इंटरव्यू में जा सकता हूँ, क्योंकि पीएचडी होल्डर जो होते हैं ना, उनको 30 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं इंटरव्यू में। मैं इंटरव्यू में अभी भी बैठ सकता हूँ, जा सकता हूँ, लेकिन अच्छा पीएचडी ओवर होने के बाद ही उसमें फ़ायदा मिलता है 30 मार्क्स का। ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा 30 मार्क्स। अच्छा। अच्छा। काफ़ी कुछ है, मैं आपको बताऊंगा। आपको याद रखिएगा, मेरे को चाहे आप ऑप्ट करो या जो भी है, जिससे भी पढ़ो, नेक्स्ट ईयर 12th के बाद CUET के थ्रू आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है, ठीक है ना? कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मत जाना, कोई फायदा नहीं है। अच्छा। अच्छा। हाँ, बहुत मजा आएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन हो गया तुम्हारा, CUET का तुमने क्वालिफाई कर लिया, बहुत आसान होता है। 12th का जितना सिलेबस है वही इसमें आता है, ठीक है ना? ठीक और है, अगर मतलब कॉमर्स की लाइन में नहीं जाना है, मतलब मेरे को लॉ करनी है। लॉ, हम्म। तो भी आपको ये काम आएगा, तो भी इकोनॉमिक्स और बिजनेस, अकाउंटेंसी तो नहीं आएगा। देखो मैं साफ साफ बता दे रहा हूं, इकोनॉमिक्स ठीक और है। बिजनेस पूरा का पूरा काम आएगा। और बिजनेस का पार्ट ए, सिर्फ पार्ट ए जो मैनेजमेंट है, हाँ वो हाँ। लॉ में बहुत काम आने वाला है। मैं बताऊं कैसे? कैसे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपने नाम सुना होगा, एक सब्जेक्ट होता है हाँ लॉ में, हाँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ हाँ। उसमें क्या होता है ना बेटा, पूरा का पूरा ये मैनेजमेंट दिया हुआ है क्लास 12th का। अच्छा। हाँ, बस नाम वहां पे चेंज कर दिया है, यहाँ बिजनेस स्टडीज में है ये, और वहां पे पब्लिक हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन में है। मतलब इकोनॉमिक्स और बिजनेस तो आपने कमाल कर दिया। अगर आपको लॉ पढ़ना है ना, तो आपने बहुत हम्म। जबरदस्त काम किया है। कॉमर्स लेके, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज दोनों का अच्छा। कॉम्बिनेशन जबरदस्त है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, हाँ। अकाउंटेंसी कहीं काम नहीं आने वाला है।